नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल शो सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये एक खास कार्यक्रम है जिसमें हम राजनीति पर, अर्थशास्त्र पर डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या कुछ चल रहा है आपके इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द, देश की राजनीति किस तरफ जा रही है, राजनीति में क्या कुछ इन दिनों हुआ है, साथ ही प्रदेशों में क्या कुछ चल रहा है, प्रदेशों में किस तरह की राजनीति करवट ले रही है। इन दिनों चूंकि चुनावी माहौल भी चल रहा है, ऐसे में किस तरह के माहौल बन रहे हैं, किस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, किस तरह की उठापटक चल रही है, इसी तरह हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चाएं करते हैं। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ हमेशा की तरह होते हैं राजनीति में बहुत ही लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले पूर्व मंत्री, राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले चंद्राजी सिंह भी। चंद्राजी से आज हम जानेंगे कि देश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि राजनीति को डेडिकेटेड, राजनीति को समर्पित हमारा ये शो आप अवश्य देखा करिए, क्योंकि राजनीति में चाहे आप रुचि लें या न लें, राजनीति हमेशा आप में रुचि लेती है। राजनीति के लिए आप एक सब्जेक्ट जरूर हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम राजनीति के बारे में जाने समझें, हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से नेता लोग बयान दे रहे हैं, किस तरह की नेताओं की भावभूमि है, किस तरह की भाव भूमिका में वो रहते हैं, यह सब जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसलिए हमारा आग्रह रहेगा कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और करते हैं स्वागत चंद्राजी सिंह जी का। चंद्राजी, स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीति के चाणक्य पूर्व मंत्री चंद्राजी सिंह भी। मैं बिना किसी भूमिका के अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कर रहा हूं और एक सीधा सवाल चंद्राजी जी के सामने रख रहा हूं कि चंद्राजी जी हमें बताएंगे कि देश की राजनीति में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ ऐसा है जो कि हमें जानना जरूरी है। देश की राजनीति में इस वक्त वो चल रहा है जो कुंभकर्ण की निद्रा के वक्त लंका में चल रहा था। कुछ हो ही नहीं रहा है। सारा देश 5 चुनावों के इर्द गिर्द घूम रहा है। हर प्रांत खामोश है। राजनीति समाप्त है। राजनीति सोई हुई है। 5 प्रांतों के संभावित चुनावों के संभावित परिणामों के चारों ओर राजनीति घूम रही है। बड़ी बड़ी पार्टियों के बुरे बुरे हाल और छोटी छोटी पार्टियों का अपना नखराला खेल, इसके चक्कर के अंदर देश की राजनीति फंसी हुई है। कोई प्रांत कुछ कर नहीं रहा है। इधर कोरोना खा रहा है। प्रांत के लोग कोरोना के अंदर अपने योगदान की सफलता का ढिंढोरा पीटकर पोस्टरों पर अपने फोटो छपवाकर मुख्यमंत्री लोकप्रियता का प्रचार कर रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं है। विकास रुका हुआ है, विकास ठप है, प्रांत में कुछ हो नहीं रहा है, प्रांत खामोश है, प्रांत सो रहे हैं और जनता के सारे नुमाइंदे बड़े ताकत के साथ अपनी अपनी पार्टी के हमसफर और दमदार साथी होने का ढोंग कर रहे हैं। ये है बुरे हाल। आपने पूछा देश में क्या हो रहा है, कौन से प्रांत पर काम हो रहा है? एक भी प्रांत ऐसा नहीं जहां काम हो रहा हो। और जिन 5 प्रांतों में चुनाव है वहां की हलचल तो जबरदस्त है। चारों ओर तूफान है। हर प्रांत में हर पार्टी जीतने का दावा ठोक रही है। किसी के पास दम हो ऐसी कोई बात है नहीं। ये मैं प्रांतवार बताऊंगा अगर आप पूछेंगे तो। पर अभी तो आज की तारीख में देश में कोई गतिविधि नहीं है। देश साइलेंट है। आज देश जैसे हवाई जहाज के अंदर स्लीपिंग मोड में आ जाता है, साइलेंट मोड में आ जाता है मोबाइल, उस प्रकार सारा देश साइलेंट मोड में है। सब लोग आगे फाड़े कर देख रहे हैं यूपी में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, उत्तरांचल में क्या होगा, मणिपुर में क्या होगा, गोवा में क्या होगा। इसी पर सारे देश की नजरें लगी हुई है। इसलिए देश खुद खामोश है। देश की जनता खामोश है। देश के पत्रकारों के पास लिखने के लिए कोई मटेरियल होता नहीं है, तब वो नेताओं की झूठन छापते हैं और अपनी लोकप्रियता बढ़ाते हैं। इससे बुरी गति है। इसलिए भगवान जल्दी से चुनाव समाप्त हो, 10 मार्च आ जाए तो 11 मार्च को देश को जगा दिया जाएगा। फिर देखते जगने के बाद देश कहां जागेगा और कहां भागेगा। वेरी गुड पॉइंट। और अब जब आपने चर्चा छेड़ दी है चुनाव की, तो मैं अब चुनाव से भी संबंधित कुछ बातें जो चल रही हैं, मैं सबसे पहले आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक से ये जो भूचाल आया है और भारतीय जनता पार्टी में उठापटक बहुत जबरदस्त चल रही है, और उत्तर प्रदेश का ओवरऑल क्या सीन आप देख रहे हैं, ये जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए।
देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजनीति का 90% असर केवल जातिवादी है। अब धीरे धीरे कुछ लोग यादवों के अलावा भी भाजपा छोड़कर जा रहे हैं और भाजपा में आ भी रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर स्पष्ट है कि यादव, कुर्मी और ओबीसी, इनके सामने बनिया, ब्राह्मणों का एक बड़ा हिस्सा और ठाकुर, अगर यह संतुलन हो भी जाता है तो फैसला इन जातियों के हाथ में नहीं रहेगा। तो फैसला करेगा कौन? सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए उत्तर प्रदेश के इन चुनावों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोल रहेगा दलितों का, मायावती के समर्थकों का। अब यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी दलित समाज को चैतन्य करके, जागृत करके अपने पाले में ले पाती है, अथवा दलित भाजपा के विरोध में चले जाते हैं। अगर भाजपा में दलितों का बड़ा समूह विरोध में गया तो भाजपा खतरे में पड़ जाएगी। मोदी के राष्ट्रवाद के नाम पर मैंने कल अपील की थी, जीतना चाहिए, देश की जरूरत है, मैंने कल भी कहा था। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। अब सवाल यह पैदा होता है कि दलितों को कौन कैसे ललचाएगा, दलितों को कौन कैसे ठुकराएगा अपनी ओर। जहां तक और प्रांतों में दलित और ठाकुरों के विरोध की बात थी, उत्तर प्रदेश में उल्टा है, वह दलित और यादवों के विरोध की बात है। इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। अब सवाल यह है कि दलित वोटों को कौन अपनी ओर आकर्षित करे। मैं आपसे एक बात बताता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने संकनाद से यह साबित करने में कामयाब हो गए कि मायावती के मृत्यु का षड्यंत्र जिन्होंने किया था उन्हें अब राज में नहीं लाना चाहिए, और यह बात अगर दलितों के दिल में बैठ गई तो भारतीय जनता पार्टी की जीत का बहुत बड़ा आधार बन जाएगी। केवल बुराई से भूल नहीं सकता, मायावती कहे न कहे, पर मायावती का इनके साथ में जो संघर्ष था वह ऐतिहासिक संघर्ष था। मायावती की जान पर हमला तक किया गया था। मुलायम सिंह के वक्त की यह बात है, दलित भूल भी गया है तो भाजपा को उसे जगाना चाहिए। यह प्लस पॉइंट है अगर भाजपा इसका उपयोग करे तो। अगर भाजपा ने इसका उपयोग नहीं किया और दलित चला गया तो भाजपा की जीत बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अखिलेश ने बड़ी समझदारी के साथ छोटी पार्टियों को जोड़ा है, अपने साथ जोड़ा है, और एक ताकतवर मोर्चा भाजपा के सामने ऊंचों पर ताव देने लायक खड़ा कर दिया है। अब इसको हराना और जिताना दलितों पर निर्भर है। दलितों का वोट लोग कौन कैसे खींचेगा, इनके पास तो एक ही आर्गुमेंट है दलितों का, किताब ये सवर्ण लोग हैं, ये राम और कृष्ण के भक्त है। पर आजकल तो दलित भी राम कृष्ण का उतना ही भक्त है। हमारे यहाँ बाबा रामदेव जी के मेले के अंदर जितने दलित जाते हैं उतने तो भगवान शंकर के सम्मुख के मंदिर में भी नहीं जाते हैं। ये धर्म के नाम पर अब दलितों को बहकाया नहीं जा सकता। धर्म के नाम पर खुद सबसे ज्यादा धार्मिक ही दलित है। जब कभी धर्म पर आक्रमण हुआ है तो सबसे ज्यादा उसकी रक्षा दलितों ने की है। जब कभी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं तो सबसे ज्यादा दलितों ने सवर्णों की रक्षा की है। सवर्ण और दलितों का संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। अब तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि भाजपा का आदमी कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कब बोलता है, कहां बोलता है, दलितों को कैसे राजी करता है, रिझाता है। अगर दलितों को राजी करके रिझा लिया और दलितों का एक बड़ा वोट बैंक भाजपा में चला गया तो भाजपा की जीत तय है। अगर दलित नाराज हैं तो टक्कर है, बराबरी की टक्कर है। अभी कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी है, गैर यादव ओबीसी को एक करने का प्रयास किया जा रहा है। ले आप लाख एक कर लो, कुर्मी और यादव में 100% एकता संभव ही नहीं है। हाँ, फिर भी यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अखिलेश के अचीवमेंट को मैं दाद देता हूं, बड़ी होशियारी से काम किया है। इन दोनों बड़ी पार्टियों की लड़ाई में जो कचरा निकला है वो बेचारी कांग्रेस का निकल गया है। अकेली प्रियंका जी है मैदानी जंग में। शाबाश झांसी की रानी, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूं, पर इसका कोई लाभ आना नहीं है। वही कांग्रेस की 10-15-20 सीट आएगी। अगर मायावती ने अंदर के अंदर इशारा करके अपने मतों का झुकाव जिधर कर दिया उधर जीत की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि अब राष्ट्रवाद, देशभक्ति, ये तो नारे में बहुत दे चुका हूं और आप भी बहुत छाप चुके हो, बहुत सुन चुके हो। इसलिए बहुत बड़ा चुनाव है ये। इस चुनाव को मजाक में नहीं लिया जा सकता। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि चुनाव में अगले चुनाव की रूपरेखा नहीं देखी जा सकती, मगर देखी जाएगी। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट का प्रतिक्रिया भी आएगी। इसलिए मैं कहता हूं मोदी जी पूरी ताकत लगाइए, मायावती से मिलिए, मायावती को राजी करिए, दलितों के वोट खींचिए। एक बात है इनके प्लस में,
इस बार जितने एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के खिलाफ कम हुए हैं, दलित सुरक्षित रहे हैं। 5 साल तक योगी सरकार ने दलितों को कोई परेशान नहीं किया है। हाँ, ब्राह्मणों की नाराजगी वाजिब है क्योंकि उनके साथ इस मोदी सरकार ने पूरा न्याय नहीं किया, मगर ब्राह्मण धर्म से बंधा हुआ है। वो परशुराम का खड़का हाथ में आते ही जय भारत माता बोलने लगता है, उसके हाथ में शंकर का तीसरा नेत्र आंख में आते ही सीधा का सीधा वो भारत माता की जय के साथ में शिव शंभु भोलेनाथ की जय बोलता है, गंगा की जय बोलता है, जमुना की जय बोलता है, काशी विश्वनाथ की जय बोलता है, अयोध्या की जय बोलता है। इसलिए कितनी भी ताकत लगा लो, ब्राह्मणों के वोट अधिकांश किसी भी सूरत के अंदर भाजपा के खिलाफ तो जा सकते हैं पर हिंदुत्व के खिलाफ नहीं जाएंगे। और भाजपा की आत्मा में हिंदुत्व बैठा है, हिंदुत्व पर भाजपा का एकाधिकार है, इसे तोड़ा ही नहीं। अब अखिलेश को परशुराम जी याद आए हैं, थैंक यू, आ तो गए परशुराम खांडे खपचे सत्रानी के रुद्रानी के। अरे परशुराम जी के खाने ने तो 21 बार धरती को सत्यों जमीन कर दिया था, मगर इतने 5 वर्ष तक तो अखिलेश जी को परशुराम याद नहीं आए, मुलायम सिंह को याद नहीं आई, शिवपाल को याद नहीं आई। अब जब चुनाव आया और ब्राह्मणों में दम दिखा तो इन्हें याद आने लग गए। मगर ये सब टेम्परेरी उठाव है, परमानेंट नहीं है। जिनके दिल में बैठ गया भगवान, उसके दिल में कभी नहीं घुसेगा शैतान, ये आप मान करके चलिएगा। इसलिए सारे चुनाव में उत्तर प्रदेश में अगर दलितों के वोट का 25-30% भी भाजपा ले गई तो भाजपा की जीत तय है। अगर दलित पूरे ही खिलाफ हो जाए इसका फैसला मायावती करेगी, और मायावती राजनीति की माही खिलाड़ी है, वो लेन देन के अंदर मास्टर है, शी इज ए डॉक्टर ऑफ कॉमर्स ऑफ पॉलिटिक्स। अब वो क्या करेगी, किससे क्या लेगी, किसको क्या देगी, क्योंकि आज भी दलित वर्ग मायावती के अपमान से सुखी नहीं हो सकता। आज भी दलितों के दिल में मायावती का नाम है, और मायावती की वो घटना को मायावती भूली नहीं है जब डाक बंगले के अंदर उसकी मृत्यु का षड्यंत्र करके उसके ऊपर जीवनघाती हमला किया गया था। अरे यूपी के दलितों, मायावती के जीवन की रक्षा नहीं कर सके तो डूब मरना चाहिए। इसलिए आप लोगों को भी सोचकर उस बात को भुलाना नहीं चाहिए। आप भुलाना चाहोगे तो ये भूलोगे नहीं, जो घटना हो गई वो हो गई, उस घटना को कैसे भुलाया जा सकता है। तो इसलिए अब यह हुआ गणित कि ब्राह्मण 50% ब्राह्मण, 100% राजपूत, 100% दस और 50% दलित भी अगर आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बाद जीतने का आंकड़ा बन जाता है। उधर शिवपाल के साथ इनके चाचा भतीजों की एकता और इनकी मित्रता के अंदर भुआ अब नहीं, भुआ साथ होती तो बात और होती। भुआ तो अपना मतलब देखेगी, भुआ तो अपनी राजनीति देखेगी। मायावती से चतुर राजनीति के तो उत्तर प्रदेश में कोई है नहीं, इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। अंततः ये हुआ है जो मेरी गणित कहती है, बराबरी की टक्कर है। फिर भी परिणाम मोदी के कारण, मोदी के व्यक्तित्व के कारण, मोदी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कारण, मोदी के राष्ट्रीय रक्षा के कार्यक्रमों के कारण, जो मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था, प्लस पॉइंट आएगा तो भाजपा का आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि भाजपा के नेता क्या करते हैं, अब वहां के उनके पदाधिकारी क्या करते हैं, सुनील बंसल क्या करता है, जेपी नड्डा क्या करता है। इन लोगों की हैसियत उत्तर प्रदेश के चुनाव करने की नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा। राजनाथ सिंह को और टाइम बैठना चाहिए वहां पे, पर बैठ के क्या करेंगे, ठाकुर वोट लाएंगे। ठाकुर वोट यूं भी भाजपा के साथ में है। जातिवादी समीकरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गैर यादव ओबीसी के वोटों का बड़ा वर्ग आए, प्लस दलित के वर्ग आए, प्लस वैश्य वर्ग आए, प्लस सारे ठाकुर आए, तब जाकर के वो अखिलेश की राजनीति को चुनौती दे सकते हैं। अब बेचारी कांग्रेस पर तो दया ही आएगी, कहीं है ही नहीं। वो कहना एक कहावत है, एक आदमी से पूछा तू खटिया लाया, बोला हाँ लाया, कि खटिया कैसी है, तो जगह 2 शीश घटे और 2 शीश घटे और 4 घटे से पाया, माली का खाट कटा सु लाया। कांग्रेस की ऐसी दुर्गति है। यह मुझे बड़ा दुख है, देश की सबसे महान और बड़ी पार्टी जिसने भारत का इतिहास बनाया, राजा दी थी, आज उसकी ये दुर्गति है। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रियंका ने दाल ठोककर मैदान में किसी से समझौता न करने की बात कही। उनके साथ को प्रशंसनीय माना जाएगा। रिजल्ट कोई भी आए, आता रहेगा। चुनाव में रिजल्ट आते हैं, जीत भी होती है, हार भी होती है। ये उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने आपको सब समीकरणों की मैथमेटिक्स बता दी है। फैंटास्टिक, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक सब चीजों के ऊपर एक नजरसानी की है, एक पूरा प्रॉपर एनालिसिस है। अब मैं चूंकि
राज्यों के चुनाव की स्थिति पर ही अपन एक बार सरसरी नजर से बातचीत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ राज्य है उत्तरांचल, उत्तराखंड। आपको क्या लगता है, क्या समीकरण बैठ रहे हैं वहां पर? उत्तराखंड के चुनाव को गंभीरता से कोई लेता नहीं है। 4 MP की सीट है, छोटा सा स्टेट है। वहां रावत भाइयों का बड़ा प्रभाव है, हरक सिंह और हरि सिंह। वहां रावतों की ताकत है। रावत एक तरफ है तो बाकी दूसरे एक तरफ है। वहां एक बार कोई जीतता है, एक बार कोई हारता है। उस चुनाव के बारे में ज्यादा इसलिए मैं चर्चा नहीं करता कि उसका राष्ट्रीय राजनीति पर असर नहीं पड़ता है। ठीक बात। मैं उत्तराखंड के चुनाव का उमा भारती की पार्टी का स्टेट का प्रभारी रहा हूं। मैं जानता हूं वहां के लोग बहुत सीधे और सच्चे लोग हैं, पर उनमें भी धार्मिक भावना है। हरिद्वार वहां बसता है, वहां पर सारे धार्मिक स्थल है। नैनीताल, डोमिताल सारे वहां है, वहां पर भी धर्म का प्रभाव है। इसलिए वहां भी मैं नहीं मानता कि भाजपा आसानी से हारेगी, मगर वहां कांग्रेस और भाजपा की टक्कर होगी। वहां इसमें कोई मना नहीं कर सकता। वहां पर अखिलेश की पार्टी नहीं है, सपा कुछ है ही नहीं। वहां जो है वो कांग्रेस और भाजपा की टक्कर है। और चूंकि कांग्रेस की राष्ट्रीय स्थिति खराब है, इसलिए खराब मौसम में पड़ने वाली कांग्रेस उत्तराखंड के मौसम में क्या कर पाएगी, ये मैं आज नहीं कह सकता। ठीक बात है। तो अब पंजाब जो मुख्य राज्य है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पंजाब में किस तरह की राजनीति आपको दिखाई दे रही है? पंजाब में राजनीति में यह है कि मोदी पर जो हमला हुआ, हमला नहीं हुआ, चूक हुई, परिभाषा बदल दो, उसका असर तो पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, भारतीय जनता पार्टी को इतना कितना भय था कि वहां के प्रभारी को Z+ सुरक्षा दी गई। ऐसी तो कोई स्थिति है नहीं, इतना खतरा है नहीं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास अमरिंदर जी का समर्थन है। अकाली दल भी वहां का है, वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं है। आप पार्टी वहां इन दोनों से भारी पड़ती है। इसलिए आप पार्टी का चंडीगढ़ में जब बहुमत आया तो दोनों ने मिलकर के मेयर भाजपा को बढ़ा दिया। ये तरीका तो गलत है ना। मैं पंजाब में कुछ भी हो जाए, पर पंजाब को मैं आप पार्टी के उदय के रूप में देखता हूं। आप पार्टी का उदय होगा, आप पार्टी ताकत दिखाएगी, आप पार्टी में दम होगा। केजरीवाल का नाम एक प्रांत से उठकर कई प्रांतों में चलेगा। गोवा और पंजाब 2 ऐसे स्टेट हैं जहां केजरीवाल की उपस्थिति को दर्ज करना पड़ेगा। वहां केवल भाजपा और कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं है। अगर इन दोनों के हाथ में डमरू है तो भारतीय जनता, तो आप पार्टी के पास में शंख है, ये डमरू बजाएंगे, वो शंख बजाएगा, चलता रहेगा। मगर पंजाब के चुनाव में भी कांग्रेस की पराजय करीब करीब तय है। सिद्धू मानने को तैयार नहीं है। सिद्धू का दिल की धड़कन कुछ और है, चन्नी के धड़कन कुछ और है। चन्नी जो बात करता है वो सिद्धू करता ही नहीं है। सिद्धू का अपना वक्तव्य है। सिद्धू के मन में जो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा थी पूरी हुई नहीं। उसने बड़ी मुश्किल से जाकर के विद्रोह किया। बाद में प्रियंका राहुल की ताकत से विद्रोह मिटा भी दिया गया, पर उसकी छाप तो आज भी है ना। आप ही बताइए, पंजाब के अंदर कांग्रेस के पास क्या ताकत है? और भारतीय जनता पार्टी का अपना कम है, मगर वो क्या करेगी? अमरिंदर का सहारा लेगी। और आप पार्टी जो खाएगी वो पहले भारतीय जनता आप पार्टी कांग्रेस को खाएगी, और थोड़ी बहुत झूठन बचेगी वो भाजपा के भी हाथ आ जाएगी। इसलिए वहां के चुनाव में भी मुझे लगता है कि आप पार्टी निर्णायक दौर में होगी। वो चाहेगी जिसकी सरकार बन जाएगी। और आप पार्टी कांग्रेस और भाजपा दोनों से बराबर की दूरी रखती है। इसलिए अभी कोई भविष्यवाणी करना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं होगा, और मैं ऐसी अनकैलकुलेटेड भविष्यवाणी करने का आदि नहीं हूं। ठीक बात है। तो अब 2 राज्य बच गए हैं, दोनों छोटे राज्य हैं। हालांकि जैसा आपने बताया कि इंपैक्ट तो उनका कोई ज्यादा है नहीं। गोवा और मणिपुर को लेकर किस तरह की बात है वो आप एक बार और बता दीजिए दर्शकों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं चुनाव के माहौल से। देखिए, जहां तक गोवा का प्रश्न है वहां भी आप पार्टी अपनी मौजूदगी दर्शाएगी। मणिपुर में वो भी अपने बंगालन भी कुछ कोशिश करेगी। इन दोनों चुनावों के बारे में अभी कोई भविष्यवाणी करना कोई अकल का काम नहीं है। अभी रुकिए आप। इन दोनों के बारे में भविष्यवाणी करने के पहले मुझे इनके वातावरण को स्टडी करना पड़ेगा, उनके भूगोल और इतिहास और वर्तमान स्थिति को देखना पड़ेगा। ऐसे इररिलेवेंट भविष्यवाणी मैं नहीं करता हूं। पर हाँ, गोवा के अंदर आप पार्टी का विकास प्रादुर्भाव होगा जैसा पंजाब में होगा। और यह केजरीवाल जैसे आदमी के लिए, सिंपल आदमी है, सुदामा की तरह जीवन व्यतीत करता है। अगर वो आदमी दिल्ली से हट करके गोवा में और पंजाब में अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेता है तो माय डियर केजरीवाल, आई कॉम्प्लीमेंट यू इन एडवांस। तुम बधाई के पात्र तो हो, क्योंकि तुम्हारे पास में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके कारण तुम शंखनाद कर सको, फिर भी कर रहे हो। इट इज योर पर्सनल अचीवमेंट। केजरीवाल जी, आपने दिल्ली के जनता की जो सेवा की है
उसका पुरस्कार आपको पंजाब में भी मिलेगा, उसका पुरस्कार आपको गोवा में भी मिलेगा। गुड गुड पॉइंट। एंड एक इसी से रिलेटेड जो सवाल है, जैसा कि आपने हालांकि उस तरफ इशारा तो दिया, हिंट है, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लियर पूछ लेता हूं कि चुनावी इस माहौल में कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और प्रमुख विपक्षी दल माना जाता है, उसको किस तरह की परफॉर्मेंस करते हुए देख रहे हैं आप इन 5 राज्यों में? मैं तो एक बात देख रहा हूं, कांग्रेस आज भी बटी है। प्रियंका के साथ ही कंधा से कंधा मिलाकर सोनिया जी और राहुल को आना चाहिए था। अकेली प्रियंका पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े विशाल का चुनाव को छोड़ देना, आप क्या क्या परफॉर्मेंस सोचते हो आप इसके अंदर? ये तो हिम्मत है प्रियंका की कि वो मैदान जंग में अकेली खड़ी है, दुर्दांत शत्रुओं का मुकाबला कर रही है। रिजल्ट क्या आता नहीं आता मैं इसको मत तो नहीं देता, रिजल्ट जो भी आएगा, कांग्रेस की परफॉर्मेंस के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी। शरद पवार और कांग्रेस के क्या संबंध बन सकते थे, बंगालन और कांग्रेस के क्या संबंध बन सकते थे, ममता और बंगाल के क्या बन सकते थे। ये बड़ी अजीब और गरीब स्थिति है। कांग्रेस के अंदर कोई निर्णय लेने वाली ताकत नहीं है, निर्णय विहीन कांग्रेस है। कोई सिपाही तगड़ा है तो लड़ लेता है, नहीं है तो पड़ जाता है। अब कांग्रेस की स्थिति कहीं भी हिंदुस्तान में मुझे उचित नहीं लग रही है। अगर किसी भी हालत के अंदर आप छत्तीसगढ़ में जाओगे तो मैंने छत्तीसगढ़ के लोगों से आज बात की है, भ्रष्टाचार का महाशंखनाद है वहां पे, घोर भ्रष्टाचार है, सीमा से बाहर है। असर नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। जो छत्तीसगढ़ विद्याचरण शुक्ला जैसे नेता देता था, जो मध्य प्रदेश दिग्विजय और कमलनाथ जैसों को देता था, कहां है? वहां भी सब सो गए, पंजाब में सो गए, दिल्ली में सो गए, नाम ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहानी कहने वाला नहीं है, बंगाल में चुनाव नहीं लड़ सकी। देश की सबसे महान पार्टी नेहरू, गांधी और पटेल की पार्टी का ऐसी दुर्दशा देखकर आंसू बहाने को जी चाहता है। कार्यक्रम में चूंकि राजनीति में आपकी प्रमुख जो कर्म भूमि रही है वो राजस्थान रही है, और राजस्थान में इन दिनों आप भावी मुख्यमंत्री का चेहरा तलाश अभियान में लगे हुए हैं। ये यात्राएं भी आपकी चल रही हैं, आप जगह जगह प्रेस को भी एड्रेस कर रहे हैं। तो ये किस तरह आपकी यात्रा चल रही है और इसमें अब तक आपको क्या संकेत मिले हैं? शानदार यात्री है, सारा होकर आता है, मेरे साथ बैठता है, उठता है, प्रश्न करता है, भोजन करता है, और मैं दिल खोल के उनकी बात जान लेता हूं। अभी तक मैंने आधे मेवाड़ और आधे मारवाड़ की यात्रा की, करीबन 16 जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्चुअल और फिजिकल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसका रिजल्ट मैंने आपको पिछली बार ही बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में 1 दर्जन नेताओं के बीच में संघर्ष करने के बाद नाम उभर कर आया वो केवल दिया कुमारी का आया, जयपुर की प्रिंसेस का, और कांग्रेस में सचिन पायलट का नाम आता है। तो मैं क्या करूं? ये तो प्रेस वालों की डिमांड है, मैंने कोई घोषणा नहीं की, प्रेस कह रहा है। अब मैं जा रहा हूं हाड़ौती में 2 महान व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार है। एक तो सोनिया, एक तो है लक्ष्य, अपने क्या भूल गया हूं मैं, बार बार नाम याद आता है, लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, राखीबान वसुंधरा राजे। दूसरा आता है ओम बिरला। 2 नाम आते हैं। अब मैं जाऊंगा 8 जगह कोटा दौरा करने के लिए। मेरी पहली यात्रा कोटा होगी, बूंदी होगी, उसके बाद बारा होगी, चांदखेड़ी में होगी, उसके बाद झालावाड़ में होगी। इनकी यात्राएं करने के बाद मैं बता दूंगा हाड़ौती क्या चाहती है। तो हाड़ौती की यात्रा पूरी होगी तब तक मेरी 30 यात्राएं पूरी हो जाएगी। उसके बाद में बचेगी 70 यात्राएं, उनका नंबर बाद में आएगा। अभी कोरोना है, थोड़ा बहुत मुझे भी कोरोना से डर लगता, पूरा तो नहीं लगता है पर लगता है, क्योंकि बीमारी तो बीमारी है, वो किसी का लिहाज थोड़ी लगती है। जो अशोक गहलोत को कोरोना हो सकता है, अजीत माकन को हो सकता है, तो चंद्रा सिंह को भी हो सकता है। इसलिए मैंने यात्राओं की गति घटा दी है, आराम से करता हूँ, जहां जाता हूँ सुरक्षित रहता हूँ, एकांत में रहता हूँ, ज्यादा भीड़ करता नहीं हूँ। जहां ज्यादा भीड़ की संभावना होती है वह वर्चुअल कर लेता हूँ। प्रेस वालों के विचार मैं टेलीफोन पे जान लेता हूँ। पर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। गुड, वेरी गुड। तो आप चूंकि अब कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे, ऐसी कोई बात जो मैं न पूछ पाया हूं वो आप और बता दीजिए हमारे दर्शकों को, फिर हम कार्यक्रम समाप्त करेंगे। मेरे को एक ही सवाल पैदा होता है, इन चुनावों का राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। इसलिए मैं इन प्रांतीय चुनावों को राष्ट्रीय हित के चश्मे से देखता हूं।
कई लोगों को बुरा लगता है ये कि प्रांत के अंदर राष्ट्रीय हित क्या, कैसे नहीं होंगे। आज अगर मोदी कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है, मैं कह चुका हूं और मैं पुनः कह रहा हूं। मेरे देशवासियों, सैनिकों, सिपाहियों, अफसरों, अधिकारियों, जनता के लोगों, नागरिकों और बंधुओं, किसी भी हालत में इस देश के अंदर 5 साल तक स्थायी सरकार के लिए मोदी की पार्टी को जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। वेरी गुड पॉइंट एंड बहुत ही विस्तार से आपने आज सभी मुद्दों के ऊपर बातचीत की है। तो ये थे हमारे साथ राजनीति के चाणक्य पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंह भी। आपने जाना कि राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। सिंह भी साहब, धन्यवाद आभार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, धन्यवाद आपका। सच्चाई को पर्दे पर लाने के लिए आपका चाल भूचाल कार्यक्रम धन्यवाद का पात्र होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आपने जाना चंद्रराज सिंह भी से सियासी चाल भूचाल का ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये इसी बात के लिए है कि हम राजनीति में किस तरह से इन दिनों का माहौल देख रहे हैं, किस तरह का माहौल हमारे इर्द गिर्द में बुना जा रहा है। राजनीति के जो पारंगत खिलाड़ी हैं, जो इस मामले के बहुत ही ज्यादा बड़े फनकार हैं, वो किस तरह के गुल खिला रहे हैं, ये सब आपने जाना, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।